नमस्कार बच्चों। आज बसंत पुस्तक से विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ 3, शीर्षक है बस की यात्रा। उसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पहला है, आप कहाँ पर रहते हैं? आपका जवाब होगा गांव या शहर में। दूसरा प्रश्न है, गांव या शहर से आप अपने नाना नानी, दादा दादी के पास किस साधन से जाते हैं? आपका जवाब होगा बस से, ट्रेन से, कार से, आप जिस भी साधन से जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, बस से यात्रा करते समय आपको कैसा लगता है? तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ाएंगे वो बस की यात्रा है। आइए अब आप आगे चलते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले पाठ का संक्षिप्त सारांश हम जान लेते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है, इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। यह पाठ हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें लेखक ने ये चर्चा करनी चाहिए कि किस प्रकार पुराने, घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलते हैं। उनके मालिक धन के लोभ में उनमें नवीनीकरण किए बिना उन्हें निरंतर चलाते रहते हैं, यानी कि उनको सही नहीं कराते हैं। उनका कोई भी पार्ट्स टूट जाते हैं, उनको सही नहीं कराते हैं। लोगों के जान माल के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, सिर्फ वो पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। पाठ लेखक अपने मित्रों के साथ पन्ना से सतना तक की यात्रा के लिए बस यात्रा करता है। पन्ना एक जगह का नाम है और सतना भी एक जगह का नाम है। तो पन्ना से सतना तक की यात्रा के लिए बस यात्रा करता है। लोगों ने बताया कि शाम की बस में सफ़र मत करो, क्योंकि ये बस डाकन है। बस काफ़ी बूढ़ी थी, पूजा के योग्य थी। लेखक को बस के चलने के बारे में शंका हो रही थी। बस का इंजन स्टार्ट हो गया और वह चल भी पड़ी। पर पूरी बस सबने अवज्ञा आंदोलन करती जान पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद बस रुक गई। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। बाल्टी में रखा पेट्रोल उसमें डाला गया तो वह चलने लगी। लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। कभी भी कोई हिस्सा टूट सकता था। थोड़ी देर में बस रुक गई। उसकी दशा दयनीय लग रही थी। बस को सुधारा गया तो उसकी चाल और धीमी हो गई। पुलिया के ऊपर पहुंचते ही टायर फिस हो गया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। चिंता के साथ साथ हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार से बच्चों, ये है इस पाठ का सारांश है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, आप बस की यात्रा पाठ में जिस बस का चित्रण लेखक ने किया है उससे संबंधित चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। इस जर्जर अवस्था बस में जब भी खराबी आ जाती है तो यात्रियों का खुद उतर करके उन्हें धक्का देना पड़ता है, बस को संभालना पड़ता है, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। जो इस प्रकार से हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, 2 को वापस आना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकन है। डाकन है मतलब डाका डालने वाली बस है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि खूब बुजुर्ग थी। श्रद्धा यानी कि आदर भाव, बस के प्रति आदर भाव उमड़ पड़ा लेखक का। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, हैं सदियों यानी कि युगों से अनुभव यानी कि तजुर्बा लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, कष्ट यानी कि दुख होगा, हैं। और ये बस पूजा के योग्य थी, हैं, योग्य यानी कि पूजा के लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है?
हम इस पर सवारी कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ पूजा के योग्य है पूजा के लायक, उस पर हम सवारी कैसे कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। इसमें आप कुछ वाहन देख रहे हैं, कितनी अच्छी प्रकार से दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि ये अच्छी अवस्था में हैं। अच्छी अवस्था में जो चीज़ होती है वो हमेशा सही चलती है, न कि लेखक के द्वारा जो बस की यात्रा पाठ में वर्णन किया गया है, जर्जर अवस्था में बस है। उस प्रकार से जिनके द्वारा भी बसें या जो भी साधन चलाए जाते हैं वो अच्छी अवस्था में होंगे तो जनता की सुरक्षा रहेगी। आइए आगे चलते हैं, जो कि इस प्रकार से पाठ में बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी थी, जो उसके हिस्सेदार थे, वो भी इस कंपनी से बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, चलती भी है। उसने बस लेखक ने पूछा ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया। गजब यानी कि अजीब बात है? ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, आगा पीछे में आगे पीछे देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, तजुर्बा लिए हुए, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो नई नवेली जो बस होती हैं, नई नवेली यानी कि नई विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य जो बस होती है ना, उनसे अच्छी है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे बेटों को गोद में लेकर के आगे चलते हैं ना, प्यार से लाते हैं, वैसे ही लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। अंतिम विदा, जैसे हम इस दुनिया से चले गए हैं और हमें छोड़ करके जा रहे हैं इस दुनिया से। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को खुश करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त यानी कि सहारा चाहिए है, निमित्त यानी कि कारण चाहिए, उद्देश्य चाहिए है कूच करने के लिए, ने आगे बढ़ने के लिए। इस दुनिया में राजा, रंग भिखारी और फकीर साधु, ये जो भी दुनिया में आया है, जो भी दुनिया में जीवित है, उसको एक ना जाना ही पड़ेगा, यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा वो लेखक सोचने लग गया। आइए आगे चलते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया यानी कि प्रारंभ हो गया, आरंभ हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे उसमें, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन की इतनी गर्म हो गई थी बस कि सारी सीटें गर्म हो गई थी। तो लेखक को लग रहा था जैसे मानो सारी ही बस इंजन है। आइए आगे चलते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। असहयोग माने साथ नहीं देने वाली है, और सबने माने प्रार्थना सहित है, अवज्ञा माने ना मानना है। तो इस प्रकार से गांधी जी के असहयोग और सबने अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय ये जवान रही होगी आंदोलनों की तरह। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, यानी कि उसको ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था उस समय। इस समय असहयोग कर रहा था, यानी कि किसी का सहयोग नहीं कर रहा। हर कोई हिस्सा उसका, किसका? बस का हर हिस्सा असहयोग कर रहा था। पूरी बस सबने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी और सबने अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, असहयोग करती हुई है, ऐसे चल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील जैसे आगे चले तो सारे ही भेदभाव मिट गए हैं, सारे भेदभाव हमारी समझ में आ गए। इस प्रकार से कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि इतनी गर्मी थी, यानी कि इतनी ज़ोर से चल रही थी कि
ऊपर नीचे हो रही थी सवारियां। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, साइड में अपनी तरफ, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उससे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इस प्रकार से लेखक बोल रहा है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ वाहनों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप इन वाहनों के चित्रों के नाम लिखिए हैं और जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या अच्छी अवस्था में रहने पर वाहन सही रहते हैं या नहीं रहते, ठीक है ना। आप इनको चलते हुए देख सकते हैं, देख रहे हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। 15-20 मील। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि बड़े ही अच्छे थे, मन भावन थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, यानी कि शत्रु समझ रहा था। क्यों? जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, यानी कि बस के इसके अंदर गिर जाएगी और हम भी गोता लगाएंगे, बस भी गोता लगाएगी, इसमें नहा लेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। बस तो फर्स्ट क्लास की, एकदम बढ़िया। ये तो किसकी बात है? संयोग की बात है। इत्तेफाक यानी कि ये तो संयोग की बात है कि रुक गई है। छीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। छीण यानी कि मंदिम, हल्की सी चांदनी में है, हल्की चांदनी चंद्रमा की वृक्षों के बीच के नीचे से आ रही थी और उस समय ये बस दयनीय यानी कि दया दिखाने योग्य लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कि कोई बुढ़िया, कोई बुजुर्ग वृद्धा थक करके वहाँ बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही थी। गिलानी यानी कि अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, कि हम इस पर लद कर के बैठ कर के आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। सुनसान जंगल में है बियाबानी के, सुनसान जंगल में इसकी क्रिया अंत्येष्टि यानी कि इसकी क्रियाक्रम करने पड़ेंगे, अंतिम क्रियाक्रम। आइए आगे चलते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही जो हम दौड़ लगा सके, हम तो आराम आराम से चलेंगे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया नदी या नाले के ऊपर बना आने जाने का रास्ता है, उसको कहते हैं पुलिया। अगर वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती, यानी गति में, तेज गति में होती, तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से, यानी कि आदर से, श्रद्धा भाव यानी कि आदर से देखा मैंने उस हिस्सेदार की तरफ पहली बार। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी ऐसी बस लेकर सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग कहते हैं बच्चों त्याग, किसी वस्तु को छोड़ देना है, और दुर्लभ कहते हैं कठिन है, कठिन और साहस, हिम्मत, यानी कि तो उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस, यानी कि
हिम्मत, साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता पाए पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। आइए बच्चों आगे चलते हैं। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा जो उन्होंने घिसा टायर लगाया, बस फिर चल दी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब हम क्या करें? अब वक्त यानी कि समय पर हमें पन्ना छोड़ने की उम्मीद हमने छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी है। पन्ना क्या, हम सोच रहे हैं हम कहीं कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी कि चले जाना है? हमारा मोक्ष हो जाना है? मर जाना है हमें। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और क्या करते बच्चों? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि समय अनुसार प्रत्येक वस्तु का नवीनीकरण आवश्यक है। यानी कि हमें जो भी चीज़ पुरानी हो जाती है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए। और यदि नवीनीकरण से पहले भी करने से भी कोई वस्तु सही रूप से कार्य नहीं करे, नवीनीकरण करा दिया और कोई वस्तु सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो उसका प्रतिस्थापन करना चाहिए, यानी कि उसमें बदलाव करना चाहिए। अर्थात उसकी जगह नई वस्तु ले लेनी चाहिए। जैसे बस के हिस्सेदारों का कर्तव्य बनता था कि बस की समय अनुसार मरम्मत करवाने या अधिक जर्जर होने पर उसे सड़कों पर न चलाते, बल्कि उसकी जगह नई बस ले लेते, जो कि उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार से हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। इस पाठ से शिक्षा हमें मिलती है कि जर्जर अवस्था में जो बस थी उसको हिस्सेदार को या कंपनी मालिक को बदल देना चाहिए थी। धन्यवाद।